आज हम जीएस पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। अब सिलेबस क्या दिया हुआ है और क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। तो जीएस पेपर 3 का जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं क्या है। पहला कहता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। अच्छा, यहां पर ध्यान है कि यहां जो शब्द है बड़े ध्यान से मेरे साथ अगर लिखोगे तो और मजा आएगा, और आज तुम्हें लगेगा कि यार ये शब्द हमने सुने तो थे, कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। राइट, तो चलो बहुत ध्यान से, अगर पेन और पेपर आपका रेडी है तो आज हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की। राइट, टेक्नोलॉजी। अच्छा, हम लोग जनरली जब हम बात करते हैं तो जनरली हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, हम साइंस वर्ड यूज करते हैं, विज्ञान वर्ड यूज करते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज को समझने का जो विज्ञान होता है, हाउ थिंग्स डू, चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन दैट केस। राइट, इसका एस्पेक्ट्स ये साइंस से कैसे अलग है। जनरली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं या टेक पोर्शन यूज करते हैं। इसके पीछे फंडामेंटल क्या है ये आप जानने की कोशिश करो। कभी सोचा कि तुमने जो है ये टेक्नोलॉजी किस लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, या टेक्नोलॉजी का बेसिक पर्पस क्या है, क्या पढ़ने जाऊंगा, क्या इसकी कोई बुक मुझे मिल जाएगी, क्या मुझे न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है तो मुझे क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी। कभी सोचा, सोचा कि ये टेक्नोलॉजी वर्ड क्या होता है, कहाँ से आया, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। सिलेबस को मारो गोली, अभी बाद में हम देखेंगे हमें कहाँ यूज करना है, और ये कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ है, और ये कहाँ नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चारों पेपर में है, टेक्नोलॉजी चारों पेपर में है। ये आप जीएस पेपर 3 मत समझिएगा। आज की डेट में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हम नए नए कालखंडों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, नए नए हम खुदाइयाँ कर रहे हैं, हम ढेर सारी जो है एक्सकेवेशंस कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, हम जो है इतिहास को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू जो है क्लासीफाई कर रहे हैं हम जो इतने फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं, हम नए नए जो है हमें मृदभांड, हमें जो पॉटरी मिली है, हमें जो हड्डियाँ मिली हैं, हमें जो नए एक्सकेवेशंस मिले हैं, हम उसमें ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है वो बात करें। आप डिस्कवरी देखते होंगे तो उसमें ममीज़ को लेकर नई नई खोजें अभी भी चल रहा है, तूतनखामन और इससे पहले की चीज़ें। ठीक है, हम बहुत कुछ नया नया कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। आज की डेट में भारत उन देशों में शामिल है जो सुनामी वार्निंग सिस्टम पे जा सकता है। ज्योग्राफी की बात करें, अगर हमारे पास आज चक्रवातों की भविष्यवाणी करने के लिए 72 आवर्स का हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, हम 72 घंटे पहले ही चक्रवात के बारे में यानी साइक्लोन के बारे में पता लगा लेते हैं। बहुत अधिक होने वाली वर्षा के बारे में पता लगा सकते हैं हम। मौसम का काफ़ी हद तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ढेर सारा इसका अनुमान लगाता है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी है। राइट, हम अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें वहाँ भी टेक्नोलॉजी है। आज हम जो है वो अगर हम पेपर 2 में आते हैं तो पेपर 2 में आज आप देखिए कि पेपर 2 में तमाम जो लोगों को, गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दिए जा रहे हैं। आज जनधन, आधार, मोबाइल से कनेक्ट करके उनको सीधे जो है लाभान्वित को खाता दिया जा रहा है। आज हम भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, सीसीटीवी का यूज़ कर रहे हैं। ऑफिसर्स जो है वो देर तक अपने ऑफिस में बैठे राइट टाइम पे, हम थंब इंप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आज हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, अगर हमें कोरोना ने कहा कि हम इधर उधर नहीं जा सकते तो हम कॉन्फ्रेंसेस, आज हम जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट है जहां पर जो है वो काफ़ी कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा जो है वो बात करें पेपर 2 में। पेपर 3 में अगर हम आते हैं तो पेपर 3 में जो सबसे डोमिनेंट आपका जो सिलेबस है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है एग्रीकल्चर। और अभी पूरा देश जानता है कि किसानों के आंदोलन पर कितना कुछ चर्चा चल रही है, कितना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेती किसानी में टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। हमें खेती किसानी को इन्हांस करना है, उनकी इनकम को इन्हांस करना है। मछली पालन, पशुपालन, उन्नत पशुओं की आवश्यकता हमें पड़ेगी। एनिमल हस्बेंड्री में हमें इफिशियंसी चाहिए, ज़्यादा दूध देने वाले पशु, ज़्यादा जो है मांस देने वाले पशु, बीमारियों से रोधित होने वाली जो हमारी फसलें हैं, सिंचाई की नई नई टेक्नोलॉजी है, खादों की नई नई टेक्नोलॉजी है। हमें हर तरफ हमारी जो है टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी शब्द को मैं इतना व्याख्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अमूर्त है। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में भी आपने देखा कि उसमें शुचिता, ईमानदारी है। अब जैसे क्या होता है, कोई आदमी घूस ले रहा है तो क्या किया जाता है, आपने कभी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या जो ये पकड़ने वाले लोग होते हैं वो नोटों पे खास स्याही लगा देते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसके हाथों पे उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसके हाथों पे वो इम्प्रिंट आ जाएगा, वो नोट पे उसके अंदर छुपा देते हैं स्याही। फिर जैसे वो लोग पहुंचते हैं कि भाई ये नोट, ये घूस दी गई है, और उसको आके जैसे लेते हैं उस पर उसको वो पकड़ में आ जाता है। ये आज की डेट में तमाम तरह की टेक्नोलॉजी इफिशियंसी, पारदर्शिता को बढ़ा रहा है। आज की डेट में हम गाँव को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ब्रॉडबैंड से। आज की डेट में हम जितना भी हमारा डाटा है हम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि
ट्रांसपेरेंसी आ सके। आज जो है वो अगर हम बात करें, मीडिया बहुत तेजी से इसके माध्यम से फैल रहा है, पहुंच रहा है, सोशल मीडिया है, हम एथिक्स इंटीग्रिटी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई भी खबरें, आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, वो वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। तो दिस इज ऑल हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा वर्ड है जो चारों पेपर में फैला हुआ है। बड़े ध्यान से इसकी गंभीरता को समझना कि सिर्फ जीएस पेपर 3 में नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई किताब नहीं है। सबसे मजेदार बात है कि इसको आपको और टीचर को मिलजुल कर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब वर्ड साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क होता है, चलो मैं आप लोगों को मौका देता हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, यहां पर वर्ड देखो साइंस यूज नहीं किया है, और यूपीएससी अगर कोई चीज यूज करता है तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता है, बहुत ही इसके पीछे वो एक अपना पर्सपेक्टिव रखता है, अपना एक अपनी सोच रखता है। कई स्टूडेंट इस सोच को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं जान पाते, उनको लगता है अरे बस पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है। और आपका समय जो है वो बहुत कीमती है। आपका समय अगर आपने सही तरीके से उसको अलॉट नहीं किया सब्जेक्ट वाइज, तो आपकी मेहनत पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं चाहता। तो आज हम एक वर्ड पे बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड व्हाई यूपीएससी यूज्ड वर्ड टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, प्रौद्योगिकी, ठीक है, वर्ड को उसने क्यों इस्तेमाल किया पेपर 3 में। पॉजिटिव चेंज इन कॉमन इंडियन पीपल, नॉट ओनली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज पर्सपेक्टिव। भाई एटम बॉम्ब भी तो बेटा एक टेक्नोलॉजी तो थी, अब वो टेक्नोलॉजी गिरी, 2 लाख लोगों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। न्यूक्लियर क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डजन, बहुत पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि ये डिसाइड नहीं कर सकती, ओपेनहाइमर ने भी कहा था, ये मानवता होती है जो उसको डिसाइड करती है कि इसको पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव यूज करना है। गोली बंदूक की मदद से हमारे सैनिक जो है दुश्मनों से हमारी रक्षा भी करते हैं, और वही गोली एक दूसरे की जान भी ले लेती है। तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, डोंट यूज वर्ड इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमने दिन भर में कितनी बार इसको इस्तेमाल किया होगा आज तक, अरे यार पेपर 3 में टेक्नोलॉजी पढ़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन हम कोई चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जिस दिन तुम्हारे जीवन में क्यों आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक आईएएस का व्यक्तित्व पैदा होना शुरू हो जाएगा। यही मैं चाहता भी हूं कि तुम्हारे अंदर एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो, कि तुम समझो कि मुझे क्यों ये चीज पढ़नी है। आखिर जो भी शब्द का प्रयोग करो उसको बहुत सावधानी से करो, यही मेरा जो है वो प्रयास है। विज्ञान, जैसे अभी किसी ने कहा कि अप्लाइड पार्ट ऑफ साइंस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश जिसने भी ये लिख के भेजा है, बहुत अच्छा भेजा है कि अप्लाइड पार्ट, अप्लाइड मीन्स का जिसका विज्ञान का अनुप्रयोगात्मक भाग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है, अनुप्रयोगात्मक। टेक्नोलॉजी और विज्ञान में जो सबसे बड़ा अंतर है, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि साइंस इज फिलॉसफी, वेरी मच लाइक फिलॉसफी। कभी साइंस जो है वो फिलॉसफी का ही पार्ट था, ठीक है। साइंस जो होता है वो ये बताता है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में वो बात करता है, और मुख्यतः ये बताता है कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारी अभी जो है वो दूरी बहुत है, ठीक है। किसी ने पूछा एलियन है कि नहीं है, तो वी डोंट नो, तो हम सिर्फ जो है वो असत्य क्या है उसको हम किनारे करते हैं, ठीक है। तो साइंस ये होता है, इसका फिलोसफिकल पार्ट टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसका फिलोसफिकल पार्ट से जो हम निकलते हैं, जो अनुप्रयोगात्मक पार्ट है, अप्लाइड पार्ट, वो फिलोसफी कहलाता है, ये टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब टेक्नोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है अनुप्रयोगात्मक, यानी आपको अपने जीवन में इसका प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो आपको पता है कि हवा का दबाव कैसे वो काटते हुए पंखे उसको जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, प्रोपेलेंट कैसे उसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। बट अगर कॉलेज का स्टूडेंट उसको प्रयोग करता है और ड्रोन बना देता है छोटे छोटे, और वो ड्रोन से शूट कर रहा है, वो ड्रोन से जो है फिल्म ले रहा है, कहीं यूज के सामान पहुंचाने, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक जो यहां हम जनरली कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो लोगों के जीवन में प्रयोग होने वाला विज्ञान, जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। यूपीएससी क्या चाहता है, जो लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। टेक्नोलॉजी नेगेटिव भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अब आपको अगर अखबार में पढ़ना है, किसी बुक में पढ़ना है, आप क्या पढ़ोगे? तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो जो लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए, वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। और ये अनुप्रयोगात्मक, यानी मैं इसको अपने जीवन में करके देख सकता हूं। एक हो गया विज्ञान का सिद्धांत है, भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एटम मिला, H2O जल बन गया, ये एक विज्ञान का सिद्धांत है, ये उसकी फिलॉसफी है, ये उसका एक प्रिंसिपल है, अगर कह सकते हैं। फिलॉसफी से आगे वर्ड यूज करें तो हम उसके सिद्धांत के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन
मेरे घर में मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस मैंने बनाई जो गंदे पानी में, ऐसे पेन जैसी डिवाइस है, अफ्रीका में एक बच्चे ने बनाई, तो इसको जैसे ही मैंने एलईडी बेस है ये, इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ एलईडीज लगाई। ब्लू एलईडी की खास बात होती है कि वो जो है उसकी लाइट जो होती है बहुत पेनिट्रेट करती है, ब्लू एलईडी अल्ट्रा वायलेट के साथ जो है वो मैच करती है। तो उसने क्या किया, ब्लू एलईडी को प्रयोग किया। ब्लू एलईडी का प्रयोग करके उसने क्या किया, भाई पानी के अंदर बहुत गंदगी, पानी से बहुत लोगों की मौतें होती हैं। अब जरा ध्यान समझना, बहुत से बच्चे जो है डायरिया का शिकार हो जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें। उसने क्या किया, एक पेन जैसे, अब अफ्रीका में पैसा तो इतना था नहीं और ना जितने बड़े बड़े जो वाटर फिल्टर्स लगाए जा सकते थे, पीने के पानी की वहां कमी है, तो उसने एक पेन जैसी डिवाइस बनाई, बैटरी ऑपरेटेड। आपने ग्लास में लिया, ग्लास में आपने पेन डाला उसको, और ब्लू एलईडी ने अंदर जो अमीबा, जो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर दिया। क्लोरीन डाला, सारी गंदगी बैठ गई, पीने का पानी मिल गया। अब ये क्या, दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। एलईडी को बनाना, जो ब्लू एलईडी है, ब्लू एलईडी को बनाना एक विज्ञान के पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट। लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो उसको कैसे अपने जीवन में अनुप्रयोग करके पॉजिटिव चेंजेस को स्थापित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो टेक्नोलॉजी जो लोगों की जीवन में पॉजिटिव प्रयोग होकर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है, वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीजें पढ़नी, एक हो गया टेक्नोलॉजी ऐसी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है लेकिन जिसका मानव से कोई संबंध नहीं हो रहा है, जिसका लोगों के जीवन में डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रहा है, या हम उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बना दी जिसको हम प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यूपीएससी बात नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ सकता है उस पर वो बहुत फोकस करता है। अब जरा देखना, क्या तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है? अब जरा मेरे को बताना कि अगर न्यूज़पेपर में क्या चीज आएगी जिसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, मैं बताता हूं आपको। अब जरा ध्यान से यहां देखो और इसको समझने की कोशिश करो। तो मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। अब मैंने बताया कि जो लोगों के जीवन में, पहली बात ये अनुप्रयोगात्मक हो, अप्लाइड हो, यानी हम इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। और जो लोगों की लाइफ में, यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी क्या सारी टेक्नोलॉजी पढ़ लोगे? मैंने देखा द हिंदू में लोग कहते हैं कि द हिंदू में साइंस एंड टेक का पेज पढ़ना चाहिए, उसमें से बहुत सा 70% मैंने देखा है वो किसी काम का ही नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको लोग कट करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखो कि यूपीएससी बेसिकली आपसे किस तरह की टेक्नोलॉजी पूछ रहा है। पहली बात, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी समझ सके, नॉन साइंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, इसके महत्व समझो। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जो आर्ट से पढ़ा है, जिसको ये पता है कि अकबर के साथ क्या हुआ, ठीक है, फलाने के साथ क्या हुआ, मौर्य वंश में क्या हुआ, इतिहास ह्यूमैनिटी का पढ़ा हुआ बच्चा, जिसको पता है कि आंकड़े कैसे होते हैं, वो कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, वो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, वो भी इसको समझ सके और इसके बारे में बता सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और इसके बारे में किसी को बता सके, या खुद भी उसके प्रयोग को लेकर उत्साहित हो, इन्वॉल्व हो। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कई बार बच्चे जो हैं वो ऐसी सी किताबें मैंने देखी है और किताबों में ऐसी सी जानकारियां दे दी होती हैं, इतने टिपिकल साइंटिफिक फार्मूले, इतने टिपिकल उसका एक्सप्लेनेशन, तो बच्चे को लगता है यार यही वाला साइंस है जो हमारे बहुत काम का है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग गेम खेलता है, बराबरी सबके लिए। नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, वो कैसे समझेगा कि बेसिकली मुझे इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। भारत की एक महिला, आप डीएम हो, थोड़ी देर के लिए फिर से महसूस करो, फील करो। अब तुम्हें भारत की एक महिला, फॉर एग्जाम्पल तुम डीएम हो और तुम्हारे क्षेत्र में कुछ ग्रामीण इलाके हैं और तुम्हें उनको 5G टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है या उनकी ग्राम सभाओं को भारत नेट परियोजना के साथ जोड़ना है। अब तुम क्या उनको जाकर फाइबर ऑप्टिक्स की तुम फिजिक्स पढ़ाओगे? उनको बताओगे कि कैसे डुअल टूल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वर्क करती है? उनको बताओगे कि सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है? या उनको यह तुम समझाओगे कि माता जी या कोई भी हो कि आप देखो कैसे अपना इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यहीं से पैसा मंगा सकते हो, यहीं से पैसा जमा करा सकते हो, सिर्फ अंगूठे का निशान लगाकर जो है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से अपनी ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारे मनरेगा में जो भी काम हुआ है वो सारा का सारा इंटरनेट पे अपलोड हो जा रहा है। तो तुम्हारी अगर पहचान सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो कोई ऐसा नहीं कि प्रधान किसी के कहने पे कर लेगा, तुम्हें अगर रोजगार मिलना चाहिए, सरकार ने कहा कि सबको मिलना चाहिए, तुम्हें भी मिलेगा। तो तुम जो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहे हो कि वो तुम्हारे ही जिले में या तुम्हारे क्षेत्र में आने वाली वो महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी उसको प्रयोग करके उसकी अभ्यस्त हो सकती है। बहुत ध्यान से इस बात का मतलब समझने की कोशिश करना, ये पहला लेवल होता है। टेक्नोलॉजी का पहला सेगमेंट होता है अनुप्रयोगात्मक। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार का जब तुम पेपर देखोगे ना,
सन्नाटे में अच्छे अच्छे आ गए। इस बार का जब तुम पेपर देखोगे मेंस का, अच्छे अच्छे सन्नाटे में आ गए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया उसने, इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया पेपर को। मेंस का पेपर जब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, हालत खराब हो गई। तो मुझे प्रयोग करके इसको सीखना है। क्या करना है? मुझे प्रयोग करके इसको सीखना है। प्रयोग करके, तो प्रयोग करके सीखना है, यानी कि मैं यूज करूंगा। बढ़ता है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जनधन खाते खोलने की बात हुई। भाई ये था कि भारत की बहुत बड़ी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो आर्थिक व्यवहार है, जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, वो होना चाहिए। सिर्फ अमीर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अंग्रेजी बोलने वाला या लिखने वाला या समझने वाला व्यक्ति ही बैंकों में क्यों जाए? गांव की हमारी माता, हमारी बहनें, वो साड़ी के पल्लू में ही पैसा क्यों रखें? सारा चीज वो कैश में क्यों रखें? इससे राष्ट्र को भी नुकसान, उनको भी नुकसान है। उनको कोई जो है वो बैंकिंग सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। 4% का जो ब्याज मिल रहा है, 5% का, वो उनको नहीं मिल पा रहा। उनके पैसे की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। उनकी कोई आर्थिक पहचान सुनिश्चित नहीं है। वोटर देने के लिए वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन उनकी आर्थिक पहचान कहां है? आर्थिक पहचान तो बैंक कहता है कि बैंक के साथ लेन देन क्या है, ये उसकी आर्थिक पहचान सुनिश्चित करेगा। तो कल को उसको लोन लेने की जरूरत होगी, देखा जाएगा हाँ भाई बैलेंस शीट अच्छा, ये अपना बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, इनका आर्थिक व्यवहार अच्छा है, इनका सिविल स्कोर अच्छा है, इनको लोन दिया जाएगा, तो उनको जो जरूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि उस समय ये पूरे देश में हलचल मच गई। अरे यार, ये गांव देहात के लोगों के लिए ये अकाउंट खोला जा रहा है, ये बेचारा क्या जानेगा, क्या जानेगा। तो विज्ञान की पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक नीड नहीं जनरेट होगी तब तक कभी भी इनोवेशंस नहीं होते हैं। ये बात बहुत अच्छा, नीड जो होती है वो इनोवेशन की मदर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ कि यार इनको नो फ्रिल अकाउंट्स दिए जाएं। अब बैंक भी क्या हुआ, बैंक को ये दिक्कत थी कि पहले वो बही खाता पासबुक वाला सिस्टम चल रहा था, दे छपा, वहां जाओ अपना पासबुक चढ़ाओ, उससे उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी। अब जब सरकार ने ऑब्लिगेट किया कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें खाते खोलने हैं, एक लक्ष्य रखा गया इतने करोड़ खाते खोलने हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की डिमांड आई। बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की डिमांड आई, और जब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है, टेक्नोलॉजी सस्ती होने लगती है, एफिशिएंट होने लगती है और आम जनता तक पहुंचती है। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी के साथ जो सबसे बड़ा गुण होता है, अभी समझाने जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। टेक्नोलॉजी के साथ जो सबसे बड़ा गुण होता है, टेक्नोलॉजी हमेशा रिश्ती है। रिश्ती मतलब लीक करती है। टेक्नोलॉजी कभी किसी की बपौती नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी हमेशा लीक करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी उसको यूज करता है वो समझ जाता है कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जरा महत्वपूर्ण तरीके से इसको जरा आप ध्यान से देखो, अगला चरण क्या हुआ। तो बैंकों ने भी नए नए तरीके खोजे कि कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, ज्यादा खाते मेंटेन किए जाए। धीरे धीरे स्थिति हो गई कि एक खाते को मेंटेन करने के लिए 82-86 रुपए से ज्यादा उसका खर्च ही नहीं आ रहा था। जो कई 100 रुपए था वो घटते 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 82 रुपए तक आ गया। इससे क्या हुआ, बैंकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई। अगला क्या हुआ, लोगों ने कहा अरे हम गरीब आदमी, लोग तमाम न्यूज आई थी, अगर आप पुराने जाके न्यूज देखो, अरे गरीब का पैसा कोई बेवकूफ बना के छीन लेगा, वो एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, वो कर पाएगा। आगे चलकर जब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, हम दुनिया में वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकन कंपनी पर डिपेंडेंट थे, हमने अपना रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया। हमने वाईफाई इनेबल, बोले कुछ नहीं लगाना, इस पर खाली ये रखना है, काम हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा बैंकिंग बिहेवियर चेंज होने लगा। टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां से कहानी शुरू होती है और डिमांड होने लगी कि ये करोड़ों खातों को मेंटेन करना, लोग धीरे धीरे कैश हमेशा लेके चलते थे, वो व्यवहार बदलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे सरकार ने आते आते 2016 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, डीमोनेटाइजेशन का। तो भैया कि सारे नोट वोट जो है बदलने का नौबत आ गई। देश एक साल तक लोगों ने कहा परेशान है, लेकिन व्यवहार को बदलने के लिए कई बार झटके बड़ी जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो अचानक से आपके अंदर की आत्मा जाग जाती है कि नहीं अब हमें पढ़ना है। कई बार सुबह नहीं उठते थे, देर रात तक मूवीज देखते थे, अचानक से एक चोट लग गई, कुछ जिंदगी में दिक्कत हो गई और आप बदल जाते हो। ठीक है, तो यहां पर भी था कि इतने बड़े समाज का व्यवहार बदलने के लिए बड़ा झटका जरूरी था। और धीरे धीरे आज चाय की दुकान पे भी जाओगे तो तुमने देखा होगा एक पेटीएम का क्यूआर कोड लगा होता है, भारत पे का कोड लगा होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया समाज में। और जब ये लगने लगा कि हर कोई यार अब पेटीएम यूज करने लगा, हर कोई अब नहीं लेके 10 रुपए चलता है। सब्जी वाला भी कहता है वो बोले कितना रुपया, बोला 10 रुपये, बोला वो स्कैन कर दो, हाँ आ गया, बोले आ गया, आजकल ही हो गया, आ गया, हाँ आ गया। अब इस तरह की बात होती है, आपने भी सुना होगा, हाँ देख लो भैया आ गया, हाँ टुन्ने की आवाज हुई, उसको देखना ही नहीं हो, टुन्ने की आवाज हुई। पहले होता था अरे छुट्टा नहीं है, टॉफी रख लो, भैया कल ले लेना, सब खत्म हो गया।
तो आपने देखा होगा कि व्यवहार बदला, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी अंगड़ाई आई। अब इस अंगड़ाई को समझने की कोशिश करना कि टेक्नोलॉजी आपको बहुत गहराई में पता चली, क्योंकि हमारा व्यवहार बदल गया, हमारे पास अब विकल्प नहीं रह गया कैश वाले, सब तो सरकार ले गई। तो हमने क्या किया, डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करना शुरू किया। धीरे धीरे भारत में यह महसूस होने लगा, मैंने अभी क्या कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि भारत में टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, वो एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट कर रही हैं, बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट कर रही हैं। और भारत सॉफ्टवेयर में पहले से ही अच्छा था, अगर इस तरफ मूवमेंट कर जाए, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला ले, तो एक नया एरिना डेवलप हो सकता है। और भारतीय युवाओं को, जो यूथ थे, जो इंजीनियरिंग पढ़ के निकले थे, फाइनेंस पढ़ के निकले थे, उनको एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई पड़ा और इसका नाम रखा गया फिनटेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है फिनटेक। उठाकर देख लो, अगर 2016 से लेकर 2022 तक, 2016 से लेकर 2022 तक अगर तुम आंकड़े, पुराने पेपर, वेबसाइट देखोगे, भारत जो अभी आया ना कि यूनिकॉर्न्स में भारत टॉप 3 में पहुंच गया। यूनिकॉर्न्स में, यूनिकॉर्न्स मतलब जिनको बहुत बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स मिले, निवेश मिला, जो टॉप 3 में ब्रिटेन को हमने पिछाड़ दिया। उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसका है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। आज कितने हमारे पास जो है वो पेमेंट के तरीके हैं, नई नई सेगमेंट्स हैं। आज आपने देखा खाता बुक और भारत पे, गूगल पे और ये क्या नाम है, पेटीएम और तमाम तरह की आपने देखा होगा। अब ग्रो ऐप आ गई है, शेयर ट्रेडिंग की ऐप आ गई है, डॉक्टर की, अब फाइनेंसेस जहां ट्रांसफर हो रहे हैं, अचानक से तुमने, अब शेयर को जरूरत ही नहीं। अब पॉलिसी कराने के लिए वो जो होता नहीं था, मोहल्ले में एक मामा के जो है रिश्तेदार होते थे जो LIC का बीमा बेचते थे, गायब हो गया। policy.com पे जा रहा है, फलाने.com पे जा रहा है और पॉलिसी कंपेयर करके खरीद ले रहा है, हेल्थ पॉलिसी ले रहा है, जनरल इंश्योरेंस ले रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। शेयर ट्रेडिंग हो गया ऑनलाइन। आपने देखा होगा ढेर सारी ऐप आ रही होंगी, नोटिस किया आजकल ढेर सारी चीजें हो रही है। और भारत में जो पूरी दुनिया से पैसा मांगा, सबसे ज्यादा निवेश जो आया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में आया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहां से शुरुआत हुई, 2014 में, कि हम सबके लिए एक नीड जनरेट करते हैं, हम डिजिटल बिहेवियर चेंज करते हैं। और आप देखिए, चाहे ग्रो ऐप हो गई या तमाम शेयर ट्रेडिंग ऐप्स आ गई हैं, जबरदस्त पैसा आ रहा है और लोग इसको यूज कर रहे हैं। आज आप देखिए, चाहे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास, और इसमें भारत ना सिर्फ एक बहुत बड़ा एक बॉस बनता चला जा रहा है, फिनटेक्स में बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पैसा लगाया यहां पे, भारत के युवाओं में पैसा लगाया है, जबरदस्त निवेश आ रहा है। और हम यहां पे अपनी जो ना सिर्फ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम बहुत कुछ अच्छा जो है हम इसमें क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी फिनटेक्स हो गई और हम इसमें बॉस बनते चले जा रहे हैं, हमारी डोमिनेंस इसमें होती चली जा रही है, हम यूनिकॉर्न्स बनते चले जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे फिनटेक्स के हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के हैं। कहानी को लिंक किया आपने कि हम अप्लाइड जब हो जाते हैं, हम जब प्रयोग करने लगते हैं। शेयर मार्केट तो कब से था, हर्षद मेहता का आपने नाम सुना था, लेकिन कितने लोगों को शेयर के बारे में पता था। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फोन किया, बोला यार वो ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, फलानी ऐप डाउनलोड कर लो, 2 है उसमें कर लो यार, किसी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। इतना इजी थे, जबकि वो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने कभी शेयर ट्रेडिंग नहीं की थी। बोले अब यार बहुत आसान है, उसमें सब गाइड वाइड कर देते, कोई दिक्कत हो कस्टमर केयर पे फोन कर दो। बोले बहुत आसान है, समझा देते हैं कैसे हो जाता है। मैंने कहा वाह, मतलब आप 100 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों का पैसा अब जो है वो क्या हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। लोगों का पैसा जो है वो निकलकर 100 रुपए, 200 रुपए, तमाम, अभी बिटकॉइन लीगल नहीं है हमारे यहाँ, डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि धीरे धीरे हमारा जो डिजिटल बिहेवियर है, फाइनेंशियल बिहेवियर, वो चेंज हो रहा है। और आप में से कई यूथ जो हैं वो बहुत से चीजों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, बहुत सी चीजों को इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपने देखा पूरी कहानी क्या, टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी गहरा शब्द होता है, ये विज्ञान से अलग है। तो सबसे पहला तो मेरा एक प्रयास था कि तुम्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच का अंतर एक स्पष्ट करना, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ही आपके सामने अंबार आ जाएगा। क्योंकि भाई जो हर चीज बदल रही है, हर साल, पिछले साल से इस साल कितनी चीजें बदल गई। तो आप सोच रहे हो कोई किताब प्रौद्योगिकी आएगी तुम्हें पढ़ा देगी, नहीं, इसके लिए तुम्हें हाईली अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन इतनी चीजों में हम पढ़ें क्या, साइंस डेली की वेबसाइट पे चले गए, पता नहीं कितने रिसर्च पेपर आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, क्या सब पढ़ डालू, नहीं पढ़ना। तो वो चीज जो हम भारतीयों के जीवन में परिवर्तन कर रही है, सकारात्मक परिवर्तन कर रही है, पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, पहले शर्त तो वो हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे साहब रॉकेट टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम रॉकेट इसलिए थोड़े ना छोड़ते हैं कि तुम जो है दिवाली पटाखा है, भैया बहुत बढ़िया रॉकेट छोड़े हैं इसरो वाले ने। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है,
चाहे वो PSLV हो, चाहे वो GSLV हो, उसके पीछे हमारा एक पर्पस होता है। पर्पस कि हम अपने रिमोट सेंसिंग को अच्छा कर सके, पर्पस हम मौसम का पूर्वानुमान अच्छा कर सके, कल को हम अपने खनिजों के बारे में पता लगा सके, हम दूसरे ग्रहों की खोज कर सके, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिमांड क्रिएट कर सके। जब इसरो आज अपने दम पर रॉकेट, पहले हम जाके दूसरे देशों से कहते थे भैया हमारा रॉकेट छोड़ दो यार, ठीक है हमारा रॉकेट छोड़ दो, जब किसी से लिफ्ट मांग रहे हो कि भैया हमें छोड़ दो, किराए पे जा रहे हो, तो तुम थोड़ा ना परिवार लेके चलोगे। लेकिन आज जब इसरो ने कहा कि नहीं भैया हम अपना खुद का रॉकेट छोड़ रहे हैं, बोला हमारी खुद की कार है, तो जब खुद की कार होती है तो अरे पीछे कुछ भी ये भी भर लो, वो भी भर लो, क्रिकेट भी भर लो, बल्ला भी भर लो, जहां कार में जगह मिले डिक्की में ये भी डाल लो, क्योंकि अपनी कार है, कौन सी टेंशन है। चिप्स का पैकेट वहीं डाल दिया, कोई बात नहीं, खाया पिया अपना जो मस्त है। चप्पल वप्पल निकालने कोई चोरी थोड़ा करेगा, बस में चप्पल निकाल के रखो, पता लगे कोई लेके निकल गया, पर कहाँ गया हमारी चप्पल, कहाँ गई, तो क्योंकि वो आपकी अपनी है। तो इसरो ने भी जब अपने रॉकेट लॉन्च किए तो उसमें सबसे बड़ा क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुई। अब भारत के बहुत से कॉलेज, बहुत से स्कूल, इन्होंने छोटी छोटी सैटेलाइट्स बनानी शुरू की। बहुत से स्टूडेंट्स जो स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले कभी नासा पहुंच नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, वो अब अपने ही देश में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो साइंस को वहां बढ़ावा मिल रहा है। और जब वो डिमांड आ रहा है तो धीरे धीरे, जैसे कभी अमेरिका में हुआ था, अपोलो लॉन्च होने के समय लोगों ने काम करना शुरू किया, स्पुतनिक लॉन्च होने के बाद रशिया में जो हुआ था वही भारत में हो रहा है, और बहुत ढेर सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो हैं वो डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो जो काम कर रहा है वो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। पानी कितना हमारे पास अवेलेबल है, खेती कहाँ हो रही है, रिमोट सेंसिंग हमारे पास क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में वो हमें बहुत ही व्यापक जानकारी दे रहा है। हमारे स्पेक्ट्रम को बढ़ावा देना है, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो एक चीज टेक्नोलॉजी में जो आपको पढ़नी है वो ये है कि वो चीजें जो आपकी लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकती हैं, वो आपको खासतौर पे भारतीयों की। तो पहला चीज क्या हुआ जो मैंने भी डिस्कस किया, फर्स्ट थिंग कह रहा है जो पॉजिटिव चेंज लाने वाली क्या चीज, नॉट साइंस बट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स वन वी कैन अप्लाई विदाउट द नॉलेज ऑफ साइंस, वी कैन अप्लाई विदाउट द ग्रेटर नॉलेज ऑफ साइंस। फिर से मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत ही खास वर्ड है, इसको साइंस के साथ मर्ज मत करना। वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विदाउट द नोइंग ऑफ द साइंस, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजी। पानी साफ करने की, भाई गांव में बीमार हो रहे हैं, जाके बता दिया, प्रशिक्षण दे दिया गांव की महिलाओं को, देखिए अपने बच्चों को जो है वो इस तरह पानी में ये वाली डिवाइस पेन ऐसे डाल के, ब्लू LED ऐसे 4 बार उसमें जो है 1 मिनट तक जल्दी छोड़ दो, या ये क्लोरीन की गोली डाल दो, बच्चों को साफ पानी पिलाओ, ये टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, अपने पोषण में ये चीज कर सकते हो। खाना बनाने के लिए धुएं से क्यों परेशान हो रही हो, गर्भवती माताओं को बहुत दिक्कत होती है, तो क्यों ना ये सोलर सेल है, सोलर पैनल है, इसका यूज करो, सूरज की ऊर्जा से बना सकते हो। तो उसको ये नहीं पता कि सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है, बट उसको पता है कि ये ढक्कन है, ये ऐसे यहां लगाओगे, सूर्य की किरणें आएंगी, उसमें चावल रख दोगे, पक जाएगा, और बिना जो है वो चूल्हा फूंके, लकड़ी गीली पड़ी है तो हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे अपना खाना बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। सो वन हु कैन अप्लाई विदाउट द एक्सेस नॉलेज ऑफ साइंस, वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ये आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो। यहां तो आधी जनता जैसे ही पढ़ाने आर्ट्स के बच्चों को साइंस पढ़ाए, सर साइंस पढ़ाएंगे, सर हम कभी साइंस नहीं पढ़े, हम कैसे पढ़े। अरे अब ध्यान से, यूपीएससी बहुत ही ऐसे बच्चों को भी साइंस टेक्नोलॉजी पूछता है जो साइंस नहीं भी जानते हैं, राइट, क्लियर। ये अंतर जानना शुरू करना, यानी आपको इसके बारे में जानना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज कैसे काम करती है। कई बार बच्चे, अरे सर कुछ टिपिकल लिखाइए ना, इसकी टेक्नोलॉजी में घुस जाइए ना। ठीक है, जब ITR मैंने पढ़ाया तब तक तो ये आर्टिफिशियल सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था, पढ़ाने के बाद छपा। कई लोगों को याद होगा मैंने ITR प्रोजेक्ट पढ़ाया था अपनी NCERT क्लास में, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो अब उसमें कई लोग घुस गए, सर इसमें कैसे अंदर जाएगा, कैसे जो है दगेगा, कैसे बनेगा, सर इसमें कैसे होगा। कहां पूछ रहा तुमसे, सवाल है कि इसका प्रयोग करके मानवता को क्या लाभ है, ऊर्जा हमें स्वच्छ कैसे मिल सकती, कितनी ऊर्जा मिल सकती, ऊर्जा का प्रकार क्या है, फ्यूजन है, फिजन है, बस सिंपल सी आपको जानकारी। यानी आपको भी जैसे ही लालच लगे कि अंदर घुसना है, रोक देना अपने आप को कि ठीक है IAS बन जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, इसी विभाग में पहुंच के जान लेंगे। ठीक है, तो आपको भी ध्यान इस बात का रखना है, क्लियर है। तो पहला अप्लाई, दूसरा इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्लाइड पार्ट, वी कैन अप्लाई। दूसरा जिसमें इंडिया, भारत या मानवता, ह्यूमैनिटी,
मानवता का भला हो रहा है, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है कि विश्व के सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो हम भारत के लोग जो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस स्पिरिट के साथ के लोग हैं। हम केवल अपने आप को कि हम भारतीयों का भला हो, हमारा भला हो, नहीं, हम पूरे विश्व के भले की बात करते हैं। तो हम जब बात करते हैं, ये हमारा संविधान का दर्शन है, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी भारतीय सभ्यता है। तो सभ्यता के बिना ना तो कोई कानून बन सकता है, संस्कृत के बिना ना उसमें कोई पल्लवित हो सकता है, और जब तक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक तकनीकी विकास का हम क्या करेंगे। आप एक फ्यूजन से आप जो है वो बॉम्ब बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन से आप बिजली भी बना सकते हैं, स्वच्छ ऊर्जा भी ले सकते हैं, लेकिन ये समाज और संस्कृतियां तय करती हैं कि मानवता के विनाश के लिए या मानवता के विकास के लिए। ये कौन तय करेगा? ये टेक्नोलॉजी तय नहीं करती, टेक्नोलॉजी निरपेक्ष होती है। वो कहती है मैं जिस हाथ में हूं उसी के हिसाब से काम करूंगी, उसमें क्या है। तो ये तय करता है वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत। और हमारी, चूंकि हम भारत बहुत गौरवान्वित हम लोग देश हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, हमारी ये जड़ों में है। तो हम जब तकनीक को हाथ में लेंगे तो संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए उसको अपने हाथ में लेंगे। क्लियर है? दूसरा, ये तकनीकी ऐसा तो है नहीं कि गए और आबरा डाबरा किया और लेकर चले आए। इस तकनीक को विकास कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस तकनीक के डेवलप में कोई इंडियन है, इसको इंडियनाइजेशन कहते हैं, या भारतीय संस्थाएं हैं जो स्वदेशीकरण कर रही हैं, इंडियनाइजेशन कर रही हैं, या अगर कोई भारतीय महिला है तब तो फिर पेपर 1 और पेपर 3 दोनों मैच हो जाएंगे, क्योंकि वो महिला पढ़ी है, वो महिला नवाचार कर रही है। वो तकनीक जो होती है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, किसी समस्या के समाधान के लिए होती है। तकनीक किसके लिए होती है? When there is a problem, you have to find out the solution. तकनीक का विकास ही ऐसे होता है, तकनीक का विकास ही होता है समस्याओं के निपटान के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। तो जहां समस्या की समझ तुम्हारे पास है और उसके समाधान के लिए तुम जा रहे हो, तभी तकनीक का विकास है, तभी तकनीकी है, तभी वो डायनामिक है। तो समस्या के समाधान के लिए तकनीक का विकास होता है। अगर इसमें कोई महिला इन्वॉल्व है, महिला साइंटिस्ट है, वुमेन साइंटिस्ट है, तो फिर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के बैठ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। भारतीय है, भारतीय संस्थान है, या आपका कोई, आपने देखा होगा इसरो से क्वेश्चन आता ही आता है, ITR क्वेश्चन आया, DRDO पे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि उसमें भारतीय वैज्ञानिक बहुत कुछ अद्भुत कर रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं। अभी हमने कोरोना की, कोविड की वैक्सीन जो निकाली, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आपने देखा होगा वैक्सीन टेक्नोलॉजी हमने 3 साल में हमारी बदल गई, 2-2.5 साल में हमारी वैक्सीन टेक्नोलॉजी बदल गई। आप अंदाजा लगा रहे हैं भारतीयों ने कितनी बड़ी वैक्सीन, अमेरिका को 3 बार वैक्सीन हमने लगा दी, इतनी बड़ी आबादी को हम वैक्सीन लगा चुके हैं, पूरी अमेरिका की ये स्थिति है। और हमने कितना बड़ा इन्हेंसमेंट किया, लेकिन क्या था, प्रॉब्लम थी ना हमारे सामने, कोरोना। इससे पहले तो हमने वैक्सीन टेक्नोलॉजी में इतना इन्हेंसमेंट नहीं किया था, इतना बड़ा प्रोडक्शन लेवल नहीं किया था। हमारी पूरी हेल्थ सिनेरियो चेंज हो गई है, और आने वाले समय में देखिएगा कि ये पूरी जब कहानी निपटेगी, फिर से ग्लोबलाइजेशन आपस में लिंक होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी फिर से जो है रिवाइव होनी शुरू जब होगी, आप देखिएगा कि भारत का जो वैक्सीन, जैसे फिनटेक चेंज हुआ ना हमारा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वैसे ही हमारा हेल्थ सिनेरियो, स्पेशली वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी बदल गई। अभी बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे मलेरिया हो गया, मच्छरों से होने वाले डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गई, इनकी वैक्सीन नहीं खोज पा रहे, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में इन सभी चीजों की जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी वो पूरी दुनिया के लिए बदल जाएगी, और बहुत ही असाध्य बीमारियों की जवाब भी हम जो है वो वैक्सीन से खोज लेंगे। नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वैक्सीन के माध्यम से उसका जवाब ढूंढेंगे, उसका हम आंसर ढूंढेंगे, और उसमें भी जो सिरमौर होगा वो भारत होगा। भारत के पास गर्व करने के लिए बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन हमारी राजनीति परिदृश्य ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। तो ये एक आने वाला समय होगा जहां पर हमारा पूरा हेल्थ सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे फिनटेक हमारा चेंज हुआ ना 2016 के बाद, 14 के बाद, वैसे ही हमारा पूरा वैक्सीन और हेल्थ सिनेरियो हमारा चेंज होने जा रहा है। बहुत बड़ा एक हमने जो है वो काम हमने किया है इस कंडीशन में। ड्यूरिंग द कोविड ऑफलाइन क्लासेस आप कर नहीं सकते थे, एंड ऑनलाइन क्लासेस विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोविड हुआ था और 12 बच्चे मेरी क्लास देख रहे थे, 12 बच्चे, और आज की डेट में एवरेज 1500-2000 बच्चे आमतौर पर मेरी क्लास लाइव देख रहे होते। 1-2 सालों में
पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। और अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम में स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट का जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको किसी कॉलेज स्कूल या हॉस्टल में जाकर या दिल्ली में रह के बहुत ज्यादा पैसे की जो है वो खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दूसरा, टाइम फिजिबिलिटी। क्या चीज रोक रही थी? हमारी बिहेवियर। हमें बचपन से सिखाया गया था स्कूल जाना है, पढ़ना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, कोचिंग जाना, पढ़ना है। और अभी क्या हुआ? सडनली ये सारा बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्पहीनता कई बार हमें बहुत आगे लेकर जाती है। हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। आज हमारे लिए टीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, अब हम मोबाइल पर ही खुश हो जाते हैं। हम मोबाइल पे आज की डेट में, जो मेरे पास डाटा है जो सरकार ने दिया है, कि आज की डेट में सबसे ज्यादा वेब सीरीज मोबाइल पे देखी जा रही, गेम्स मोबाइल पे खेले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है वो मोबाइल का है रादर देन टीवी के, और ये आप भी मानते होंगे। तो ये बिहेवियर चेंज हुआ और अब लोग बहुत आसानी के साथ उसको जो है वो अपनी अडॉप्टेबिलिटी को, जॉब करने के साथ साथ भी पढ़ाई करने लगे हैं लोग। और अभी मैंने देखा कि आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट वो भी अब ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ कोर्सेज उतार रहे हैं, बहुत इजी कोर्सेज की। वर्किंग प्रोफेशनल है, अब आपको आईआईएम इंदौर जाकर एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको ये भरो और आप आराम से क्लास करो। अब जैसे अब आप जो न्यूज़पेपर में ढूंढोगे, तो पहली बात इंडियनाइजेशन, किस भारतीय ने इसको, टेक्नोलॉजी को, या किस संस्थान ने इसको स्वदेशीकरण किया। ये टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ में क्या इन्हेंसमेंट लेकर आ रही है। तो जनरली अब आप हर चीज नहीं पढ़ोगे, और मुझे इसके पार्ट को अप्लाइड बिना साइंटिफिक नॉलेज के मैं इसको समझ सकता हूं या किसी को समझा सकता हूं। सिर्फ मुझे उतना ही पढ़ना है, या इससे मेरे समाज में पॉजिटिव या निगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत फायदे हैं। जैसे मेरे कई स्टूडेंट जो हैं वो सेना में हैं, बहुत गर्व महसूस होता है उसमें। कुछ बहुत ही दुर्गम इलाकों में, नक्सलाइट इलाकों में, तो उनका मैसेज मेरे पास आता है कि सर हम रोज क्लास नहीं कर पाते हैं, हम जब जंगलों में होते हैं तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, हम जब नीचे उतरते हैं, हम बेस पे अपने आते हैं, कैंप में जाते हैं, तब मैं आपकी क्लास सर बैठ के देखता हूँ, जब हमें थोड़ी छुट्टियां मिलती हैं या जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाती है। तो ये संभव उस बच्चे के लिए कैसे हुआ? अगर इस तरह की, अगर उसको छुट्टी लेकर दिल्ली आकर पढ़ाई करना पड़ता, तो कभी पढ़ाई नहीं कर सकता, और पढ़ाई का हक तो सबको होना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, राइट। बहुत से ज़्यादा बदलाव अब हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है। हमारी एक स्टूडेंट है, मैं तो उनको नमन करता हूँ उनकी हिम्मत को। वो आंखों से देख नहीं सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम ये सुनकर और इस तरह से जो है ऑडियो बनाकर हम सर पढ़ाई कर रहे हैं। इस क्लास में है, और मैं उनका बहुत ही तहे दिल से नमन करता हूँ कि आंखें नहीं हैं फिर भी आपके पास जो है वो इतनी हिम्मत है कि आपने कहा नहीं मुझे आईएएस बनना है सर, और उसको वो पढ़ रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो एक बहुत गौरवान्वित करने वाले क्षण होते हैं हमारे लिए भी, कि ऐसे बहादुर बच्चे हमारे पास हैं। ऐसे बहादुर बच्चे जो हैं वो अपने सपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का मतलब आपको समझ में आएगा कि लोगों की लाइफ में इन्हांस करना। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ। आज भारत में या पूरे विश्व में वृद्धों की समस्या बढ़ती जाएगी। भारत में आज तो युवा आबादी, लेकिन कुछ सालों के अंदर हमारी वृद्ध आबादी बढ़ेगी। वृद्धावस्था क्या एक्चुअली क्या परिणाम है? आपने देखा होगा जो स्केलेटन है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो हमारा बोझ नहीं ढह पाती हैं। मांस जो होता है वो हड्डियों को छोड़ने लगता है। धीरे धीरे हम झुकना शुरू हो जाते हैं, हमारी लंबाई कम हो जाती है, और हमारे जॉइंट्स जो हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक्सोस्केलेटन, जिस पे बहुत शोध चल रहा है, एक्सोस्केलेटन एक वियरेबल डिवाइस होगी जो कि जो है डायनामिक्स पे, जो है वो बायोडायनामिक्स पे काम करेगी। आप मूवमेंट करेंगे, वो एक्सोस्केलेटन जो होगा वो एक कार्बन फाइबर या इस तरह नैनो फाइबर मटेरियल से बना होगा, जो बिल्कुल आपके शरीर पे, जैसे कोट मैंने पहना है वो पहन लिया जाएगा। और किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, उसको व्हील चेयर पे चलने की जरूरत नहीं है, उसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। बस पे चढ़ना है तो व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, वो आराम से इजीली चलेगा। वो एक तरह का रोबोट होगा जो आपके मूवमेंट को क्या करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो आप सोचिए कितने वृद्ध लोग, कितने दिव्यांग लोग जो आम लोगों की तरह नहीं चल सकते, आम लोगों की तरह हमारे वृद्ध लोग अपने लिए उठकर ग्लास का पानी ले सकते, कितनी उनकी हेल्प करेगा। एक मैं डिवाइस के बारे में पढ़ रहा था कि जो लोग देख नहीं सकते आंखों से, उनके लिए एक चिप बनाई जा रही है जो उनके चश्मे के साथ अटैच हो जाएगी। वो क्या होगा, वो ब्रेन के साथ लिंक होगी। आपने जो देखा उसकी वो फोटो इतनी तेज प्रोसेसिंग करेगी कि वो फोटो करके वो आपको पता चल जाएगा सामने क्या चीज हमारे आ चुकी है। तो आप देखिए कि ऐसे लोग जिनको कोई शारीरिक कमी है, उनकी इन कमियों को पूरा किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी पार्ट में जब न्यूज़पेपर आएगा तो आपको क्या चीज पढ़नी है। मेरे सफर में बहुत सी चीजें आपको लगातार देखनी है। मैंने हमेशा कहा था कॉपरेट टू डोमिनेट। हमें कैसे पढ़ाई करनी है? कॉपरेट टू डोमिनेट, C2D। कुछ पोर्शन मैं चलूंगा, कुछ पोर्शन आप चलेंगे, और गुरु शिष्य मिलकर इस यूपीएससी को पकड़ के बिठा लेंगे। ठीक है, मतलब कबड्डी करके हमारे पाले में आया तो जाने नहीं देंगे, इसको गुरु चेला मिलकर छान लेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? तो आज समझ में आया कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके बेसिक पर्सपेक्टिव हैं, कैसे ये काम कर रहा है। बाकी जुड़े रहिए,
और एग्रीकल्चर पे मैं बात करूंगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी मैंने इतनी बड़ी डिस्कशन इसलिए की क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरे चारों के चारों पेपर में है। बिना टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री के एविडेंस तुम नहीं लेकर आ सकते, हिस्ट्री को लिंक नहीं कर सकते, तुम क्लाइमेटोलॉजी को नहीं समझ सकते, डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं समझ सकते, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ही सॉल्यूशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं और आगे भी हम लोग जो है वो बातचीत करते रहते हैं। बाकी जुड़े रहिए कॉन्सेप्टर बैच के साथ।